सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM सीरीज़ के अंदर। और ये एडवांस करंट अफेयर्स है जो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से जो मैं आपको शो भी करता हूँ, वहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इसको रेगुलर आपको फॉलो करना है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, जो एडवांस करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, जिसमें 2 साल का कवरेज है प्रॉपर, ठीक है। तो उसमें अभी 50% ऑफ है, 50% है, टोटल 50 टेस्ट है। 11th टेस्ट शेड्यूल है इस संडे को रात को 9 बजे। बाकी की जो 10 टेस्ट हुए हैं और उन टेस्ट के PDF भी आपको रिवीजन मिल जाएंगे, और वो थोड़ा बाद में शेयर करूंगा। मैं 9 टेस्ट के ऑलरेडी डाल दिए हैं, बट आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस में। टोटल 50 टेस्ट हैं और वो टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट मिस नहीं करना है। तो इसलिए मैंने प्राइस भी और रिड्यूस कर दिया है कि जो थोड़ा सा जिनको इशू है तो वो लोग भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा आपको, क्योंकि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट करंट अफेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। बाकी आपका स्टैटिक है वो भी है। तो चलो शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलेस्ट्रॉल। अ वैक्सी सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लीवर इज फाउंड इन द सेल of the body and is needed for cell membrane integrity, hormonal production, neuron and brain development. The most common source of bad cholesterol is processed food. Triglycerides should be less than 50 and LDL should be less than 60. Uh, um, एंड HDL शुड बी मोर देन 135। करेक्ट आपको बताना है। पहले तो ये देख लो, ये न्यूज़ इंडिया टुडे से है। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट द गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। तो देखो, ये गुड और बैड शब्द ये बेसिकली जो हमारे शरीर पे किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है उस पर काफ़ी अधिक जो है निर्भर करता है। तो यहाँ पे LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। और HDL का मतलब होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एक तरफ आपका हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो है वी कैन से ये जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और ये लो डेंसिटी और ये ट्राइग्लिसराइड दोनों जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी अ बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो फैट होता है शरीर के अंदर, तो ऐसा नहीं कि फ़ैट की ज़रूरत ही नहीं है शरीर में, या कोलेस्ट्रॉल की शरीर की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी हम देखते हैं तो ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की जब बात करते हैं तो जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन फैट का होगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है वैक्सी सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करेगा हमारे सेल्स में। और ये हमारे सेल के जो ऊपरी हिस्सा मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हार्मोन्स प्रोडक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, न्यूरॉन्स जो बनते हैं ब्रेन के अंदर उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मोस्ट कॉमन जो सोर्स है बैड कोलेस्ट्रॉल का, बैड कोलेस्ट्रॉल क्योंकि इसका अमाउंट अगर बढ़ता है तो ये हमारे शरीर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो जैसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या फिर ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ऐसे ही हाई डेंसिटी जो लाइपोप्रोटीन है दे आर कंसिडर्ड टू बी द गुड कोलेस्ट्रॉल। ये टर्म याद रखना। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज पावर स्टोरेज हाइड्रो पावर। ठीक है, लेट्स मूव टू दिस, दैट इज पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर। इसके बारे में देखते हैं। ये न्यूज़ देख लो कहाँ से है, ये बिजनेस स्टैंडर्ड से है। GCI डेटा NGDR टू हेल्प मेकर्स ऑफ पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑफिशियल, ये चीज़ है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इट इज़ अ कन्फिगरेशन ऑफ 2 वाटर रिजर्वायर एट डिफरेंट एलिवेशंस दैट कैन जनरेट पावर एज वाटर मूव डाउन फ्रॉम वन टू द अदर पासिंग थ्रू द टर्बाइन। PSH acts similarly to a giant battery because it can store power and then release it when needed. Open loop PSH, मतलब pumped storage hydropower, has an ongoing hydrologic connection to a natural body of the water. So ये क्या है, यहाँ पे जब पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे क्या है, 2 वाटर रिजर्वायर है एट डिफरेंट एलिवेशन दैट कैन जनरेट पावर एज वाटर मूव डाउन फ्रॉम वन टू अनदर पासिंग थ्रू अ टर्बाइन। जैसे मान लो दो, इसमें सिंपल सा पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर में जब हम बात करते हैं, जैसे मान लो एक आपका वाटर रिजर्वायर यहाँ पे, दूसरा वाटर रिजर्वायर यहाँ पे है, डिफरेंट एलिवेशन में, इसकी हाइट यहाँ तक है, इसकी हाइट यहाँ तक है। अब क्या होगा कि
यहाँ पे दोनों की हाइट डिफरेंट एलिवेशंस में है एंड दे कैन जनरेट पावर। जब पावर जनरेट हो सकता है क्योंकि पानी मान लो यहाँ से यहाँ पास हो रहा है, पानी यहाँ से यहाँ पास हो रहा है और बीच में टरबाइन है। तो आप क्या कर रहे हो कि व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली इस कि आपने जो वाटर रिजर्वायर है दो जो डिफरेंट एलिवेशंस में उसको यूज़ करके यहाँ से पानी इसकी तरफ नीचे इधर आएगा और बीच में टरबाइन और इससे पावर जो जनरेट होगा उसे पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर बोलते हैं। तो हाइड्रो मतलब पानी से, एंड दिस एक्ट सिमिलरली टू अ जाइंट बैटरी बिकॉज इट कैन स्टोर पावर एंड देन रिलीज इट व्हेन नीडेड। तो ये जो पावर जनरेट होता है इसको स्टोर किया जा सकता है। ओपन लूप PSH हैज़ एन ऑन गोइंग हाइड्रोलॉजिक कनेक्शन टू अ नेचुरल बॉडी ऑफ अ वाटर। तो ये जो ओपन लूप होता है मतलब डिफरेंट कैटेगरी ऑफ होता है। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ओपन लूप हो सकता है, क्लोज लूप हो सकता है। तो ओपन लूप बेसिकली हैज़ एन ऑन गोइंग कनेक्शन विद नेचुरल बॉडी विद क्लोज लूप रिजर्वायर आर नॉट कनेक्टेड टू आउटसाइड वाटर बॉडी। तो मतलब जैसे देखो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर है ये दो तरीके से, एक तो आपका ओपन हो गया मतलब ये इसका समझो, एक तो ओपन लूप हो जाता है, दूसरा जो होता है वो क्लोज्ड लूप हो जाता है। तो वन इज़ द ओपन लूप हाइड्रो पावर, अदर इज़ द क्लोज्ड लूप हाइड्रो पावर। ओपन लूप में क्या है, ओपन लूप आप ये ध्यान रखना कि इस ओपन लूप हाइड्रो जो है इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेचुरल बॉडी ऑफ अ वाटर। मतलब ये बाहरी किसी नेचुरल बॉडी से इस का कनेक्शन होता है। क्लोज्ड में ऐसा नहीं है, इट्स नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द नेचुरल बॉडी। तो हमने क्या देखा कि ये जो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर है इसमें दो वाटर रिजर्वायर दो डिफरेंट एलिवेशंस में होते हैं। अगर ये मान लो नेचुरल बॉडी से कनेक्टेड है तो वो ओपन लूप होगा, नहीं कनेक्टेड हो तो क्लोज लूप होगा। जो भी पावर जनरेट होगी दैट विल बी स्टोर्ड। जैसे बैटरी में पावर स्टोर होती है इस तरीके से बैटरी पावर स्टोर होगी। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। लेट्स मूव टू द 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा has had recently secured prestigious spots among the UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage। they are कौन कौन से ये आपके हैं, ठीक है। तो इसमें हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो 3 हेरिटेज प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको याद रखना कि पंजाब और हरियाणा से हैं, नेमली रामबाग गेट एंड रामपाट इन अमृतसर, ये अमृतसर में है, ठीक है। तो उसके बाद एक है पीपली हवेली, ये गुरदासपुर में है, और चर्च ऑफ एपिफानी ये गुरुग्राम में है, ठीक है। तो तीनों ही गलत हो गए, मतलब लोकेशन सही नहीं दे रखी है। तो आप याद रखना रामबाग गेट एंड रामबाट ये अमृतसर में है, पीपल हवेली गुरदासपुर में है, चर्च ऑफ एपिफानी जो है वो गुरुग्राम में है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके गलत हो गए। तो आंसर डी होगा, ध्यान रखना, इसका नोट कर लेना। इनको अभी हाल फिलहाल में वी कैन से इनको अभी ये मतलब यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के रूप में कंसिडर किया गया है। इनको कंसिडर जो है वो किया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस का टॉपिक है। विथ रेफरेंस टू द टेली कम्युनिकेशन एक्ट, इसको आप खुद बताना क्योंकि हमने इस पर डिस्कशन बहुत किया है। इट प्रायोरिटाइजेज यूजर प्रोटेक्शन बट ऑल्सो एक्सटेंड powers to the government to intercept communication. Why did it exclude the ambit broadcasting over the top services such as WhatsApp and Telegram? It cements rule for spectrum allocation, provide for non-auction route for assigning airwaves for satellite-based communication services. It allows for the government to temporarily take control of telecom services in the interest of national security. तो तीनों स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है। द हिंदू के सेशन में 2 से 3 बार हमने इस पर डिस्कशन किया है, ठीक है। 2 से 3 बार इस पर डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो टेली कम्युनिकेशन बिल पर पूरा एक एक प्रोविज़न वी हैव डिस्कस, ठीक है। बताओ कौन सा क्या इसका आंसर होगा। ये आप देखो टेलीकॉम.com इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर ये आया है। टेली कम्युनिकेशन बिल्स प्रेसिडेंट असेंट भी मिल गया, मतलब ये लागू होना स्टार्ट हो जाएगा। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोजेक्ट प्रयास प्रमोटिंग रेगुलर एंड असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। यहाँ पे आप देखना the World Bank had recently launched Project Prayas to help Indian workers and students migrate in a secure, orderly and regular manner. Prayas is one of the first attempt to consolidate all the state level initiative for safe, orderly and well managed international migration. Correct जो है वो आपको बताना है। अब देखो ये क्या है, ये जो प्रोजेक्ट प्रयास है, तो प्रोजेक्ट प्रयास बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन इसने लॉन्च किया है,
इसने आपका लॉन्च किया है प्रोजेक्ट प्रयास, जिससे कि इंडियन वर्कर्स एंड स्टूडेंट माइग्रेट टू सिक्योर ऑर्डरली एंड रेगुलर मैनर। ठीक है, जो माइग्रेट मतलब जिससे आसानी से हमारे जो है वो मतलब माइग्रेट कर सके। तो ये गलत है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया है। और दूसरा ये स्टेटमेंट सही है, वो एक अटेम्प्ट है जिसके माध्यम से स्टेट लेवल जितने भी इनिशिएटिव्स हैं देशों के बीच के उनको कंसोलिडेट किया जा सके फॉर द इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तो ये ध्यान में रखना है। एंड ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसमें लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पार्टनरशिप के साथ। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, इसका गठन जो है 1951 के अंदर हुआ था। एंड ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसमें सही से मतलब ये आपको याद रखना यूएन एजेंसी है। और एम इसका ये है कि जो भी माइग्रेशन हो वो ह्यूमनली हो, ऐसा ना हो जैसे आप देखो कई बार कई लोग की डेथ हो जाती है, ह्यूमनली और ऑर्डरली माइग्रेशन हो, तो ये आसानी से माइग्रेशन हो, ऐसा हाईलाइट आपका किया गया। शेयर ऑफ इंडियन वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन, आपकी मतलब वर्किंग पॉपुलेशन हमारी बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारे पास लगभग ओवर बिलियन वर्किंग पीपल होंगे बाय 2030। आप खुद सोचो, ओवर अ बिलियन वर्किंग पॉपुलेशन, ओवर बिलियन वर्किंग पॉपुलेशन आपके पास होंगे 2030 तक। तो अब ये बहुत लोग, ऐसा तो है नहीं सबको नौकरियां भारत में मिल जाएंगी। अब जापान में जब बूढ़े हो रहे हैं बहुत सारे ऐसे देश की स्थिति है, तो वो थोड़ा सा देखा जाएगा, मतलब फिर ये आसानी से माइग्रेशन हो सके इस कंडीशंस में देखा जाएगा। तो ये आप देखोगे तो बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है। सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मेंटरशिप प्रोग्राम को बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं तो नहीं ज्वाइन करना है, लेकिन 24 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको मिस ना करें। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और इसका प्राइसिंग भी इस तरीके से रखी गई कि हर मंथ का 300-400 रुपये का ही प्राइस है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जीएसटी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग को बस कोशिश करनी है रेगुलर बेसिस पे जो टारगेट्स दिए जाए, और आप मुझे मेल करें, पूरी डिटेल लास्ट में दूंगा, तो वो डिटेल मुझे मेल करें। और साथ में रिसिप्ट जो है मेंटरशिप प्रोग्राम जब आप ज्वाइन करोगे तो साथ में अटैच करना है। बट इस प्रोग्राम को आपका हिस्सा जरूर से बनना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू यूनेस्को प्रिस्क वर्साइल देखते हैं। Kapagovda International Airport, Bengaluru had recently earned prestigious accolade UNESCO 2023 Prix Versailles. Announced each year at UNESCO since 2015, the Prix Versailles is a series of architectural competition that shine light on the finest contemporary project worldwide. The member of Prix Versailles World Jury are tasked with awarding 24 world titles from among the 96 project named selected sites, जो कि एयरपोर्ट, कैंपस, पैसेंजर स्टेशन, स्पोर्ट्स, ये सब हो सकते हैं। और कॉन्टिनेंटल लॉरेंस इन द कैटेगरी ऑफ शॉप्स, स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स। तो करेक्ट बताना। तो देखो कैपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु है, इसे यूनेस्को के 2023 के प्रिक्स वर्साइल अवार्ड इसको दिया गया। ये सही स्टेटमेंट है। ये हर साल दिया जाता है, 2015 से यूनेस्को के द्वारा ही दिया जाता है। और इसमें ये देखा जाता है कि आर्किटेक्चर, ये आपको याद रखना, आर्किटेक्चर होता है ना, जैसे मान लो किसी का घर बनता है, बोलते हैं यार बहुत बढ़िया घर है, तो आर्किटेक्चर उसका अच्छा इसलिए अच्छा घर हो गया ना। सो जो आर्किटेक्चरल कंपटीशन है उसमें मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट अलग अलग कैटेगरी में सेलेक्ट किए जाते हैं और उसमें दिया जाता है। जैसे लाइक 96 प्रोजेक्ट है जो है आपके सेलेक्ट किए गए। फिर जैसे कुछ कॉन्टिनेंटल लॉरेंट के अंदर कुछ प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कौन एयरपोर्ट, कैंपस, पैसेंजर स्टेशन कौन सा बढ़िया है, उनको सेलेक्ट करके और फिर ये प्रिक्स वर्साइल जो अवार्ड है वो आपका दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तीनों ही जो स्टेटमेंट है, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये अगर आप देखोगे बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम इंसाकॉग, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थी। जॉइंट इनिशिएटिव है बाय यूनियन हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इंसाकॉग इज अ मल्टी लेबोरेटरी, मल्टी एजेंसी, पैन इंडिया नेटवर्क टू मॉनिटर जीनोमिक वेरिएशन इन SARS-CoV-2 बाय सेंटिनल सीक्वेंसिंग एफर्ट। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इट्स अ जॉइंट इनिशिएटिव जहाँ पे मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, और यहाँ पे फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है,
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक बेसिकली साइंस टेक वाली मिनिस्ट्री में आती है, WHO इसमें नहीं है, तो ये पहला गलत हो गया। मल्टी लेबोरेटरी मल्टी एजेंसी पैन इंडिया है ये। अब जिसमें क्या होता है कि हर जगह लैब होती है। मान लो कोई कोरोना का केस आया, अब उस कोरोना के केस को स्टडी करना और मतलब उसके सैंपल के डेटा को आपस में जितनी भी लैब्स हैं उस पर शेयर करना है। तो ऐसे ही बहुत सारी मिल के कई सारी लैब्स जो हैं वो ग्रुप ऑफ लैब्स है ना, तो वो एक साथ ही बना दिया गया है, जिसका इंसाकॉग शब्द इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, फिर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी है, ठीक है। और ये पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है, तो आंसर इसका बी होगा। इसकी भी न्यूज़ अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे एक्स्ट्रा वैक्सीन डोज रिक्वायर्ड फॉर JN.1 हियर्स व्हाट चीफ ऑफ इंडिया कोविड जीनोमिक्स कंसोर्टियम रिवील्स, क्या वो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की बात करें। अब देखो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, साइंस के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के क्वेश्चन ऐसे ही तो फ्रेम होते हैं। तो ये चीज़ में अगर आपको थोड़ा एक्सपर्टीज आ जाएगा, इसी को एडवांस करंट अफेयर्स बोलते हैं। वन लाइनर नहीं कि हाल में ही उन्होंने वहाँ गए तो क्या हुआ, उन्होंने ऐसे किया तो क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें नहीं, ठीक है। तो वो हमें समझना है कि वन लाइनर चीज़ों से बचना है ना। न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी ये चीज़ देखनी होती है कि अगर आप देखते हैं तो वहाँ से कौन सा कंटेंट, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आर्टिकल कॉपी कर लिया और वहाँ पे फिर हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उसके डिस्कशन को हमें करना है। चलो यहाँ देखते हैं, विथ रेफरेंस टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, दिस इज अ प्रोसेस दैट मेक्स द सन एंड ऑल अदर स्टार्स शाइन एंड रेडिएट एनर्जी। द न्यूक्लियर एनर्जी currently in use across the world comes from fusion process in which the nucleus of heavier element is split into those of lighter element and in a controlled manner. Fusion reaction happen only at a very high temperature, 10 times the temperature that exists in the core of the sun. तो करेक्ट जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। फ्यूजन में क्या होता है कि जैसे मान लो हाइड्रोजन मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, इस प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होती है, जो भी मास का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की अगर हम बात करें, सो न्यूक्लियर एनर्जी करेंटली इन यूज अक्रॉस द वर्ल्ड कम फ्रॉम फिजन प्रोसेस, इट्स नॉट फ्यूजन प्रोसेस। फिजन से मतलब, फिजन का मतलब होता है कि बड़ा एटम है और वो ब्रेक करता है, ठीक है। मान लो कोई भी एटम है वो ब्रेक करेगा, जब वो ब्रेक करेगा तो जैसे मान लो इसका मास 10 यूनिट है, ये मास इस ब्रेक करने के बाद ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, तो बाकी के जो 3 यूनिट से मतलब ये चेंज इन मास हुआ, ये टोटल तो 10 है, बट जब ब्रेक हुआ तो 3 और 4 ही है, तो टोटल 7 हुआ। 3 जो है बचा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिजन में क्या होता है कि फिजन में टूटना और फ्यूज़न में जुड़ना, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिकली सन और डिफरेंट एनर्जी जो स्टार में प्रोड्यूस होती है वो फ्यूजन के माध्यम से होती है। तो ये तो सही है। ये गलत है कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो फ्यूजन प्रोसेस से ही होता है। फिर उसके बाद फ्यूजन रिएक्शन हैपन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर, 10 टाइम्स द टेम्परेचर दैट एग्जिस्ट इन द कोर ऑफ द सन। मतलब क्योंकि देखो फ्यूजन प्रोसेस इसीलिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि उसको मतलब अगर आप फ्यूज़न कराना है तो उसमें टेम्परेचर बहुत हाई जो है वो चाहिए होगा। अब उतना टेम्परेचर इजीली जनरेट नहीं होगा। आप सोचो सन के कोर का जो टेम्परेचर है, सन जो पूरे हमारी पृथ्वी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जितना उसे कोर का टेम्परेचर है उससे भी 10 गुना टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो वो मतलब आप सोच सकते हो अनइमेजिनेबल है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स आपके थे, आंसर इसका बी होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिपेंडेंट करके है, यहाँ से आपका फ्रेम हो। अब देखो यही सारी चीज़, अब मुझे आपके लिए क्या करना है, 2 ईयर्स का कंटेंट ऐसे हमें कवर करना है। अगर आप 24 की तैयारी करते हो ना तो 2 ईयर्स का कंटेंट कवर करना है। तो इसमें हम लोग जैसे एडवांस करंट अफेयर्स है उसमें 2 साल की टेस्ट सीरीज डबल 2500 से 3000, अगर आप पूरे टेस्ट दोगे तो रिवीजन आपके 2500 से 3000 टॉपिक्स के हो जाएंगे। फिर उसके लिए और भी चीज़ें मैं लेकर आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो फिर ये तो देखो 2500 3000 ये टॉपिक्स हो गए, साथ में आप हिंदू का भी पढ़ रहे हो वो भी आपका कवर हो जाएगा। अब आप मान लो ये चीज़ें हैं तो इसलिए ये टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% जो ऑफ भी मैंने कर दिया है तो वो आप लोग कर लेना। देखो आकलन सीरीज़ में आप लोग पूछ रहे हो उस पर ऑफ नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें जितने बच्चे आने थे आ चुके हैं, उतनी ही कॉपी चेक करने में बहुत समय लगता है। तो अब एक्स्ट्रा तो इट्स वेरी नॉट पॉसिबल कि मैं ले पाऊँ, और कोर्स को अनपब्लिश नहीं किया जा सकता। ऑल्दो प्राइस इतना नहीं है, 1800 समथिंग ही रखा है, लेकिन अब उसमें क्योंकि अब जितना काफ़ी सारे बच्चे हैं उतनी कॉपी चेक करने में बहुत टाइम, डेली का 2 घंटा लगता है। तो वो अभी आकलन सीरीज़ तो देखो उसमें प्राइस कम नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसको ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो दूसरा ये है कि हम बात अगर करते हैं
दैट इज़ रिलेटेड विद एडवांस करंट अफेयर्स, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें 2-2.5 साल का आपका बढ़िया कवरेज है। हाँ, 25 की तैयारी कर रहे हो तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अब 24 के लिए है। अब देखो कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। इस सारा कुछ इस ऐप के अंदर है, सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है। अभी हम कुछ पेमेंट का भी मैं आपको बताऊंगा कैसे है, बट वो जानकारी मिलने के बाद। तो ये आपका एडवांस करंट अफेयर्स है। अब देखो इसका प्राइस वैसे 1499 है, लेकिन टोटल 50% ऑफ रहेगा आपका, टोटल 50% ये चल रहा है, ठीक है, आज भी ऑफर है ये। और ये रिवीजन PDF और टेस्ट ये सब कुछ आपको मिलेगा। मेंटरशिप प्रोग्राम मिस नहीं करना है, ये है। अगर आप इस एडवांस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज़ का अगर पार्ट है तो आप ये मान लो कि आप ये कह सकते हो कि ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम में मेरे लिए थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। एंड ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी। जैसे पहली चीज़ तो जब ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे मेल करेंगे, उस मेल में आप मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि आपने इन सब्जेक्ट्स को कहाँ से पढ़ा है, इस पे मेल करना है, साथ में रिसिप्ट देना है मेल में, ठीक है, और ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो CSET कैसा है, बैकग्राउंड कैसा, अटेम्प्ट क्या है, ये सब कुछ आप मुझे मेल करेंगे। एक प्लान प्रिपेयर होगा, आपको दोबारा से मेल आएगा। अब उस मेल के माध्यम से फिर हम उसी को ध्यान में रखते, उसी प्लान को ध्यान में रखते हुए 10 तारीख से 10 जनवरी से पूरी एक आपको जैसे मान लो हर मंडे को क्लास होगी, उसमें मैं आपको टारगेट दूंगा कि हमें ये करना है, क्योंकि हमारे सोर्सेज सबके फिक्स हो गए इसके माध्यम से। तो हमें ये करना है, ऐसे ऐसे प्रोसीड करना है, किस टाइम पे क्या पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें लाइक वी विल डिसाइड। और फिर ये बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। फिर रिव्यू सैटरडे को आपका रिव्यू होगा, इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। फिर क्या क्या चीज़ें हमें, ट्रिक्स कैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। कुछ क्लासेस जो मेन होती हैं वो मैं यूट्यूब में आप लोगों को करवा दूंगा। तो ये सब चीज़ें मिस नहीं करना है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोग ज़रूर से इसका हिस्सा बनना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नोट्स बनाते रहें। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।